क्या हाल है बच्चे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिसको हम लोग जन्म होते ही जानते तो नहीं है, लेकिन हमेशा उनको अपने पास रखते हैं। पहचानते तो नहीं, लेकिन फिर भी जन्म से लेके मृत्यु तक उनको अपने समीप रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे शख्सियत के बारे में आज हम लोग जानेंगे जो एक भली भांति एक मानव की तरह ही अपने मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जन्म लिया था, है ना। लेकिन आज हम लोग जो है इस व्यक्ति को, जिस शख्सियत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, उसको एक देवता कह सकते हैं कि देवता की भांति भारत में माना जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य अन्य देशों में इनको देवताओं की तरह पूजा जाता है और सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। चलिए, तो बात हम लोग कर रहे हैं किसके बारे में? तो हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी के बारे में। एक ऐसे शख्सियत थे जिनको भारत का क्या बनाया गया? तो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, ना ही इनको भारत का राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति बनाया गया। इनको एक सबसे ऊपर सबसे बड़ा सम्मान मिला, जो कि सम्मान था भारत का राष्ट्रपिता। यानी कि भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है इन शख्सियत को, जिस शख्सियत का नाम क्या है? तो इस शख्सियत का नाम है महात्मा गांधी। तो बात हम लोग करेंगे इनके जीवनी के बारे में, और जीवनी को हम लोग देखेंगे एकदम डिटेल से। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो काफी क्या होता है? तो प्रभावशाली और प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हो जाता है। कहां होता बच्चा? तो गुजरात के पोरबंदर में होता है। और इनका निधन जो है 1948 ईस्वी में होता है बच्चों। कब होता है? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इस शख्सियत का जो है निधन होता है। लगभग 80 सालों तक इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, और आपको पता होगा कि जब आपका 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उस समय भारत जो था अपना गुलाम था। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। यहां पर अंग्रेजी हुकूमत होती थी और अंग्रेज जो है अपने शैली, अपने तरीके से भारत पर शासन करते थे। और इसमें भारत को स्वतंत्र कराने में इस शख्सियत का कितना बड़ा योगदान रहा, आप सभी भली भांति जानते ही होंगे। तो बात हम लोग करेंगे इनके बारे में। लगभग 80 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इन सभी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। एकदम दिल थाम के आराम से पढ़िएगा, इनको हम लोग ले जाएंगे। इनका सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करवाएंगे इनको भारत में ही, साथ ही साथ इनके डिटेल के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। इनका विवाह किससे हुआ था और कब हुआ था, कितने वर्ष की आयु में हुआ था। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में? तो इनको ले जाएंगे बरिस्ट्री के पढ़ाई के लिए, मतलब कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लोग विदेश भी ले जाएंगे महात्मा गांधी जी को। साथ ही साथ वहां से हम लोग वापसी भी करवाएंगे महात्मा गांधी जी का सन 1915 ईस्वी में। साथ ही साथ प्यारे बच्चों हम लोग रॉलेट एक्ट 1919 की घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना, 1920 ईस्वी में हुए असहयोग आंदोलन और 1922 ईस्वी में हुए चौरी चौरा कांड, साथ ही साथ 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग भारत में भारत का संविधान कैसे बना, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत स्वतंत्र कैसे हुआ, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भारत को स्वतंत्र होने में, इन सभी तथ्यों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। साथ ही साथ अंत में यह भी देखेंगे प्यारे साथियों हम लोग कि महात्मा गांधी का निधन, यानी कि इनकी हत्याएं जो कर दी गई, ये किस प्रकार किया गया और कौन ऐसा व्यक्ति था जो इतने बड़ी हस्ती, इतने बड़े शख्सियत का हत्या करने में सफल रहा।
कौन ऐसा व्यक्ति था, उसको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे 2 अक्टूबर। प्यारे बच्चों, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में विश्व ने क्या किया, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का 2 हथियार था। एक था आपका सत्य, एक आपका सत्य था, कहने का अर्थ है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा जो था आपका अहिंसा था, मतलब मारपीट, खून खराबा, इस प्रकार की प्रक्रिया जो है नहीं करनी है, ऐसा कथन था, ऐसा हथियार था। किसका? और तो महात्मा गांधी जी का ऐसा हथियार था। तो बने रहिएगा, सीखिएगा, समझिएगा इन बड़े हस्ती के बारे में, जो कि कहीं से भी हमारे इतिहास में अछूते नहीं है। ये बहुत बड़े हस्ती है महात्मा गांधी, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 अक्टूबर को विश्व ने क्या किया, तो महात्मा गांधी के सम्मान में विश्व अहिंसा दिवस जो है प्यारे बच्चों, इसी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस, प्रतिवर्ष आपका विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये कितने बड़ी हस्ती थे, इनका जो हथियार था सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, इसको देखते हुए विश्व अंतरराष्ट्रीय आपका अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक देश में। साथ ही साथ भारत में जो है आपका मनाया जाता है 30 जनवरी, जिस दिन इनकी हत्याएं कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, इस दिन जो है भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सीखिएगा, समझिएगा, और काफी बेहद आप सभी का ये लेक्चर बनेगा और काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए रहेगा। तो आराम से सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी के जीवन को। आपको पता है बेहद अच्छे ढंग से कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहां पर होता है प्यारे बच्चों? तो इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में होता है। कहां पर? गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हो जाता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनका प्यारे बच्चों पूरा नाम जो होता है वह होता है मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या नाम होता है? मोहनदास करमचंद्र गांधी। इनके पिताजी का नाम होता है करमचंद्र गांधी। आराम से सीखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद इनके माता जी का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था बच्चों? पुतलीबाई। इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। चलिए बात करेंगे हम लोग 1883 ईस्वी में जो है इनका विवाह हो गया था। मतलब बाल विवाह का शिकार जो है, बाल विवाह का शिकार जो है प्यारे बच्चों, बाल विवाह का शिकार महात्मा गांधी भी हुए थे। मतलब इनका जो विवाह हुआ था, यह भी हुआ था एक छोटे से उम्र में। मात्र जोड़ सकते हैं आप लोग 1869 में इनका जन्म हुआ था और मात्र 1883 में जो है इनका विवाह कर दिया जाता है एक कन्या जिसका नाम होता है कस्तूरबा गांधी। चलेगा, इस कन्या से इनका विवाह हो जाता है। बाद में आगे चल के इनको 4 पुत्र की प्राप्ति होती है। किसको? तो महात्मा गांधी को। ये देखिए, ये रहा महात्मा गांधी विथ फैमिली के साथ, और आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए ये इनका फैमिली रहा। ये इनके 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र, और ये इनकी पत्नी, और ये खुद रहे महात्मा गांधी जी। चलेगा, विवाह जो है मात्र 13 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ, है ना? समझ में आ रहा होगा। इनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल व आपका रामदास। क्या नाम था? रामदास। क्या नाम था? रामदास, देवदास, तथा एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका नाम था यमुनालाल बजाज। क्या नाम था बच्चा? यमुनालाल बजाज। यमुनालाल बजाज को जो है इनका 5वां पुत्र बोला जाता है। इतिहासकारों के द्वारा लिखा जाता है कि यमुनालाल बजाज जो थे इनके 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनको वास्तविकता में कुल 4 पुत्र ही थे, देवदास, रामदास, मणिलाल और हरिलाल। ये 4 जो है इनके पुत्र
थे। और पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। माता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो पुतलीबाई। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, जो राजकोट में, गुजरात के राजकोट में दीवान के पद पर थे। और ये इतने अमीर थे, आप सोच सकते हो, एक अनुमान लगा सकते हो, एक ऐसे शख्सियत थे ये महात्मा गांधी जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। आज थोड़ा सा अपने माता पिता को आप कह के देखना, आप अपने माता पिता को कह के देखना कि 2 दिन के लिए हम लंदन घूमने जाना चाहते हैं, आपके पिताजी क्या बोलेंगे? ये इतने बड़े हस्ती थे बाबू, इतना इनके पास पैसा था कि ये लंदन में गए थे, पढ़े थे, रहे थे और वकील बन करके आए थे। और इनके त्याग को देख सकते हो, इनके त्याग से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि इतने बड़े हस्ती होते हुए एक धोती पर जो है महात्मा गांधी जी अपना सारा जीवन बिता देते हैं। इतना अमीर, इतना पैसा, इतना दौलतमंद होते हुए जो लंदन जाकर के पढ़ाई करता है ये व्यक्ति, और फिर बाद में जब भारत आता है तो यही व्यक्ति क्या करता है, यही हस्ती क्या करता है, तो एक अपने देश के प्रति समर्पण भाव रखता है और एक धोती के जरिए जो है अपना सारा जीवन बिता देता है। इतना बड़ा त्याग करता है अपने भारत के लिए। और आज अपने भारत का क्या स्थिति, क्या आलम है, ये हम अपने खुले नजरियों से, अपने खुले आंखों से हम लोग देख सकते हैं। और कोई नाथूराम गोडसे को अच्छा कहता है, तो कोई गांधी को अच्छा कहता है, तो कोई नाथूराम गोडसे को गाली मतलब देता रहता है, तो कोई गांधी जी को गाली देता रहता है। कभी तो इनके बारे में सोचो मेरे यार, कभी तो इनके बारे में भी सोचो, जो उतना अमीर, उतना दौलतमंद होते हुए भी एक धोती पर अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। वो हस्ती है महात्मा गांधी, वो हस्ती है महात्मा गांधी। आराम से सीखेंगे, आराम से समझेंगे, आराम से आगे बढ़ेंगे। चलिएगा आगे चल के क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इनका जो है शिक्षा ग्रहण जो होता है इनका, अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो है ये राजकोट के आसपास ही हुआ था, मतलब गुजरात में ही हुआ था। आगे चल के ये इंग्लैंड जाते पढ़ाई करने के लिए, कब जाते हैं? 1888 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में इनका जो है विवाह होता है, और विवाह के बाद जो है प्यारे बच्चों ये इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई के लिए। कहां से? तो मुंबई से इनका फ्लाइट रवाना होता है। ये जो है मुंबई से जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, किसके लिए? तो बैरिस्ट्री के पढ़ाई के लिए, यानी कि वकील बनने के लिए बच्चों जाते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा। 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए थे और मुंबई तथा राजकोट में वकालत भी आरंभ कर दी थी। मात्र 3 साल बाद जो है प्यारे बच्चों, यहां से आप लोग 3 साल ऐड करेंगे, और मात्र 3 साल के बाद जो है महात्मा गांधी ने वकालत जो है वकील बनकर आए थे, भारत लौटे थे। कब लौटे थे? तो 1891 ईस्वी में लौटे थे। गए कब थे? 1888 ईस्वी में गए थे। मात्र 3 साल बाद जो है ये लौटे थे, और लौट करके मुंबई तथा राजकोट में जो है वकालत भी प्रारंभ कर दिए थे। आगे देखेंगे, चलेगा आगे देखिएगा आराम से और सीखते रहिएगा, बने रहिएगा। चलिए आगे देखिएगा। गुजराती भक्ति दादा अब्दुल्ला, एक गुजराती व्यक्ति था। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? गुजराती व्यक्ति जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने 1893 ईस्वी में जो है प्यारे बच्चों ये दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। सबसे पहली बात कि 1883 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। 1888 ईस्वी में ये लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने के लिए, वकालत की, और वहां से वकील बन के आए थे 1891 ईस्वी में। कहां पर? तो मुंबई में और यहां पर आपका राजकोट में, ये दोनों जगह वकालत किया था। और 2 साल बाद 1893 ईस्वी में एक गुजरात के व्यक्ति थे जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। इनके मुकदमे के लिए एक व्यापारी था, ये जो व्यापार कहां किया करता था?
तो व्यापार किया करता था दक्षिणी अफ्रीका में। वहां पर इनके साथ कुछ जो है मतभेद देखने को मिला, इनके साथ जो है कुछ परेशानियां आई, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस पर मुकदमा चला दिया। और इस मुकदमा को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका प्रस्थान किए थे। कब? 1893 ईस्वी में। किस व्यक्ति के मुकदमा के लिए? तो दादा अब्दुल्लाह की मुकदमा के लिए। चलेगा, आराम से देखिएगा। यहां पर अफ्रीका में जो है इनको रंग भेद देखने को मिला, रंग भेद का सामना करना पड़ा। किसको? तो महात्मा गांधी को। जब यहां पर आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका जो है वहां पर ब्लैक मैन रहते हैं, मतलब वहां पर लोगों का जो कलर है, लोगों का जो रंग है वह काला है, लोग वहां काला ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां पर अंग्रेज जो है उसको काला आदमी कह के पुकारता था और खुद को गोरा कहता था, क्योंकि वह गोरा था, मतलब अंग्रेज गोरे होते हैं, ये सब जानता है। चलेगा, तो दक्षिणी अफ्रीका में जब दादा अब्दुल्लाह की केस के लिए दादा अब्दुल्लाह के सिफारिश पर महात्मा गांधी वहां पहुंचे, कब? 1893 ईस्वी में। तो वहीं पर महात्मा गांधी को किसका रूप रंग देखने को मिला? तो रंग भेद का, जो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था प्यारे बच्चों। और महात्मा गांधी जो है इससे पूर्व इंग्लैंड में रहकर अंग्रेजों की नीति को जान गए थे, समझ गए थे, परखने में कामयाब हो गए थे। चलेगा, आगे देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 मई, आपका यहां पर हो जाएगा 22 मई 1894 ईस्वी को गांधी जी को अपना सचिव पद पर मनोनीत कर दिया था। और बाद में जब ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो 1894 ईस्वी में इनको सचिव के पद पर क्या कर दिया गया था? तो मनोनीत कर दिया गया था। मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, कांग्रेस शब्द आया है, कांग्रेस शब्द के बारे में आप लोग लिखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। कांग्रेस एक शब्द यहां पर आपका आया है कांग्रेस। चलिएगा, कांग्रेस शब्द को अगर हम लोग देखें तो एक पार्टी का निर्माण किया गया था। कब? तो 1885 ईस्वी में। कब किया गया था बच्चों? तो 1885 ईस्वी में एक पार्टी का गठन किया गया था, जिस पार्टी का प्यारे बच्चों क्या नाम था? तो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था, जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया था और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। इसके संस्थापक जो थे, आपसे पूछा जाता है कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे बच्चों? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। चलेगा, और बात करें हम लोग, अगर हम लोग बात करें कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको ही प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं WC बनर्जी। चलिएगा, ये बात बेसिकली आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी का गठन जो है ये ए.ओ. ह्यूम क्यों किया था। ये भारत के तो व्यक्ति लगते नहीं नाम से, ये भारत के व्यक्ति थे ही नहीं, है ना, ये भारत के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन भारत में इस पार्टी का निर्माण आखिर क्यों किया गया था, तो इसको हम लोग जानेंगे। देखिएगा, भारत उस समय आपको पता है कि 1885 ईस्वी में गुलाम था, है ना, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है छोटी मोटी गुट बनाई जा रही थी लगातार अंग्रेजों के खिलाफ, और उनके खिलाफ क्रांति करने का प्रयास किया जा रहा था, उनसे सिफारिश और मांग करने का प्रयास जो है किया जा रहा था। इसी मांग को पूरा करने के लिए एक क्या बोला गया कि एक ऐसा कमिटी बना लो तुम लोग, अंग्रेजों के द्वारा बोला गया कि एक ऐसा कमिटी बना लो जो कमिटी ही मांग करेगी, किससे? अंग्रेज से, ना कि देश का संपूर्ण जनता, सभी जनता मांग करेगा, ऐसा नहीं होगा। समूह बना लो, कांग्रेस का अर्थ ही होता है समूह, संगठन, है ना, तो ग्रुप, ऐसा होता है कांग्रेस का अर्थ। तो इसी उद्देश्य से बनाया गया था कांग्रेस का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था कि ये क्या करेगा, अंग्रेजों से अपने जरूरत को पूरा करने वाली बात जो भी कुछ होगी, छोटी मोटी बात, वो मांग करेगी और अंग्रेज जो है इसको पूरा करेगी, है ना, अंग्रेज इसको पूरा करेगा। लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी जो है लगातार धीरे धीरे विस्तारित होती गई और अंत में इसी कांग्रेस पार्टी के वजह से जो है अपना भारत जो है स्वतंत्र हुआ था।
चलिएगा, आराम से सीखिएगा। आशा करूंगा कि यहाँ पर ये आपको पता चल गया होगा कि आखिर कांग्रेस का गठन क्या किया क्यों गया था। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में ही एक घटना घटित होती है महात्मा गांधी के साथ। वह घटना थी कि महात्मा गांधी एक रेल यात्रा कर रहे थे। रेल यात्रा के दौरान जो है फर्स्ट क्लास में भारतीयों और कुत्तों का जाना मना था। इस बात से आप थोड़ा सा गौर कर सकते हैं कि अंग्रेज हमें किस कदर समझते थे। जहां कुत्ता का जाना मना हो वहां भारतीयों का जाना मना कर रखा था। मतलब कि फर्स्ट क्लास में भारतीयों को कुत्ता के समान देखा जाता था अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, जो कि कहीं से सही नहीं था। हम लोग बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो महात्मा गांधी को जो है नेडाल में जो है आपका गांधी जी को ट्रेन से जो है क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों, धकेल दिया गया। क्यों धकेल दिया गया? कि फर्स्ट क्लास में जो है भारतीयों और कुत्तों का जाना मना था, इसीलिए धकेल दिया गया। महात्मा गांधी इसी बात से दुखी हो गए और महात्मा गांधी ये समझे, महात्मा गांधी ये ठान लिया महात्मा गांधी अपने दिल में कि अंग्रेजों को तो हम अपने देश में अब रहने नहीं देंगे। जिस कदर ये हमें अपने ट्रेन से फेंका है, हम इसको भारत से फेंक देंगे। लेकिन महात्मा गांधी का यह भी कथन था कि भारत में अंग्रेज रहे तो रहे, लेकिन अंग्रेजियत खत्म होनी चाहिए। लेकिन कहना महात्मा गांधी का यह था कि भारत में अंग्रेज रहे तो रहे, लेकिन अंग्रेजियत खत्म होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत जो है आज भी हमारे भारत में जीवित है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। देखिएगा, हम लोग बात करेंगे अंग्रेजियत। अंग्रेजियत कहने का अर्थ है कि अंग्रेजों का जो भी पहनावा ओढ़ावा है। मतलब कि आज देखिएगा, आज से कुछ साल पहले जो है हमारी माता, हमारी दादी, हमारी जो बहनें हुआ करती थी वो जींस नहीं पहनती थी, साथ ही साथ पल्लू उनका पूरा रहता था, साथ ही साथ होटलबाजी नहीं करती थी। इस प्रकार हमारा सभ्यता और संस्कृति जो है एक मर्यादा में, एक सही ढंग से संचालित हो रही थी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो हमारा जो है यहाँ पर अंग्रेज तो खैर चले गए, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। अपना सभ्यता, अपना कल्चर जो है हमारे ऊपर थोप गए, हमारे ऊपर लाद गए, जो कि इस तरह से फ्रीडम यानी कि आजादी जो है, अंग्रेजों ने जिस आजादी यानी कि फ्रीडम को बताया है वह आजादी नहीं है। ऐसा नहीं है। आजाद होने का अर्थ, मॉडर्न होने का, आधुनिक होने का अर्थ ये नहीं है कि हम उघारे घूमे और खुद को कहे कि क्या हम मॉडर्न है। अरे भैया, आज भी भारत कृषि के मामले में ही आगे है और आज से 100 साल पहले भी आगे था, तो कहां हम आधुनिक हुए हैं। और कृषि में भी इतना उन्नत न है, इतना तकनीक हमारे पास नहीं, इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हम दूसरे देशों को पीछे छोड़ सके कृषि के भी मामले में। तो कहां हम आधुनिक है, कहां हम मॉडर्न है, कहां हम आगे बढ़े हैं? हम वही तो है जहां पहले थे। तो हम लोगों को मॉडर्न होने की आवश्यकता तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हम कपड़े से मॉडर्न हो जाए और बाकी मॉडर्न भाड़ में जाए, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को मॉडर्न जरूर होना है, लेकिन हाँ, बस कपड़े से मॉडर्न होने से काम नहीं चलेगा। तो महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ था कि महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया, धकेल दिया गया, निकाल दिया गया, जहां पर फर्स्ट क्लास में गांधी जी यानी कि भारतीयों और कुत्तों का जाना मना था। इस कदर से महात्मा गांधी का आक्रोश जो है काफी आगे बढ़ चुका था, काफी आगे बढ़ चुका था। चलेगा, आगे देखिएगा, आराम से सीखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर थोड़ा सा देखिए। चलिए आगे देखिए, 1899 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश सेवा के लिए बोअर युद्ध में क्या किया था? बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा भी क्या किया था प्यारे बच्चों? तो महात्मा गांधी ने जारी किया था, लागू किया था बोअर युद्ध में 1899 में। बच्चों आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने जो महात्मा गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसके बदले में महात्मा गांधी ने, आप कई बार सुने होंगे कि महात्मा गांधी का कथन था कि आपको अगर कोई एक तबड़ाक एक गाल पर मारे
तो आप उसे दूसरा गाल बढ़ा देना, वो शर्म से नहीं मारेगा। तो इसी का परिचय देते हुए महात्मा गांधी ने, जब महात्मा गांधी के साथ यहां पर आप देख सकते हैं कहां पर दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, निकाल दिया गया था। इसी के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था, जब 1899 ईस्वी में प्यारे बच्चों बोअर युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो भी अंग्रेज है ना, अंग्रेज जो भी घायल हो रहे थे इस युद्ध में, है ना, अंग्रेज जो भी घायल हो रहे थे इस युद्ध में, उसको क्या करने के लिए, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार किया था और भारतीय एम्बुलेंस सेवा जारी किया था। और इस युद्ध में जो भी घायल हो रहे थे, चाहे वह अंग्रेज हो या फिर विपक्षी हो, उस युद्ध में जो भी घायल व्यक्ति थे, जो भी घायल सैनिक थे, उनको महात्मा गांधी ने क्या किया, तो उनका इलाज बात किया, उनको अच्छा सेवा पहुंचाने का काम किया, जो कि एक मानवता का परिचय करवाता है, ना ही भारतीय, अंग्रेज, मुस्लिम, हिंदू का परिचय करवाता है। महात्मा गांधी का ये कार्य है। तो हम सभी को सीखने की जरूरत है कि बोअर युद्ध में महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से भारतीय एम्बुलेंस सेवा प्रदान किया था, किसको, तो अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए, दक्षिणी अफ्रीका में जो उनको निकाल दिया गया था ट्रेन से, इसके लिए। चलेगा, आगे देखिएगा थोड़ा आराम से। चलिए, 1901 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आ गए थे 1901 ईस्वी में। लेकिन फिर क्या हो गया, तो दक्षिण अफ्रीका में जो भी भारतीय निवास कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी ने यहाँ पर रंग भेद को जो है खत्म करने का काम किया था, दादा अब्दुल्ला के कार्य केस को सुलझाने का काम किया था, साथ ही साथ बोअर युद्ध में अंग्रेजों के साथ अच्छा व्यवहार किया था। तो इस तरह से महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में काफी पॉपुलर हो चुके थे। और जब महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में भारत रिटर्न आ गए थे, वापस आ गए थे, तो ये जुदाई जो है, ये बेवफाई जो है दक्षिणी अफ्रीका के लोगों से नहीं सहा गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। और महात्मा गांधी को वहां के लोग बुलाने लगे कि हे देवता, प्लीज हमारे देश जो है फिर से वापस आ जाइए। जब आप हमारे देश में रहते हैं तो हमारे साथ जो है अंग्रेजों का सलूक अच्छा होता है। ऐसा आडंबर आप रचते हैं, ऐसा षड्यंत्र रचते हैं अंग्रेजों के खिलाफ कि सारे अंग्रेज जो है आपसे दहशत में रहते हैं। इस कदर महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में अपना विश्वास जगाया था, है ना। निवास कर रहे भारतीयों ने उन्हें क्या किया था, तो बुलाया था। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या बोला कि आपको कभी भी अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं फिर से क्या करूंगा, लौट आऊंगा। चलिए, इस तरह से आगे देखिएगा आराम से। चलिए, गांधी जी 1921 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने, कब, तो 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। आगे देखिएगा, 1902 ईस्वी में पुनः अफ्रीका में क्या किए, तो भारतीयों के बुलाने पर चले गए। जैसे महात्मा गांधी को 1901 ईस्वी में भारत तो आए थे और 1901 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन महात्मा गांधी ने पहली बार भाग भी लिया था। लेकिन आपको पता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से ये वादा करके आए थे, ये विश्वास दिला करके आए थे कि आपको अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए फिर से आपके देश वापस आऊंगा। तो इसी के लिए महात्मा गांधी फिर से लौट गए, कहां पर, तो दक्षिणी अफ्रीका में लौट गए महात्मा गांधी। चलिए आगे देखिएगा, यहां पर आराम से। चलिए, यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, चलिए देखिएगा, यहां पर आपका 1903 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1903 ईस्वी में गांधी जी ने अफ्रीका के क्षेत्र जोहान्सबर्ग में वकालत करने के लिए जो है अपना ऑफिस खोल दिया था, अपना दफ्तर खोल दिया था। प्यारे बच्चों, 1921 ईस्वी में 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आए थे और कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस में भाग लिए थे। और फिर पुनः 1902 ईस्वी में भारतीयों के बुलावा पर दक्षिणी अफ्रीका रिटर्न चल गए थे। लेकिन आपको पता है कि 1903 ईस्वी
ईस्वी में जोहान्सबर्ग नामक शहर के आसपास जो है इन्होंने क्या किया था, तो अपना एक दफ्तर बनाया था, अपना एक ऑफिस बनाया था, जहां पर ये महात्मा गांधी भारतीयों के साथ हुए अत्याचार को सुलझाने के लिए, मुकदमा को सुलझाने के लिए जो है इन्होंने क्या किया था, तो वकालत करना प्यारे बच्चों प्रारंभ कर दिया था। आगे देखिएगा, आराम से सीखिएगा शानदार से। 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन बाख की मदद से फिनिक्स फॉर्म, कौन सा बच्चा, तो फिनिक्स फॉर्म का स्थापना जो है महात्मा गांधी ने कहां पर, तो दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में किया था, है ना। कब, 1904 ईस्वी में स्थापना महात्मा गांधी जी ने किसका, तो फिनिक्स फॉर्म का कर दिए थे। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक जो है अपना साप्ताहिक पत्र यहीं पर लिखा था, जो कि कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। कौन सा, इंडियन ओपिनियन, कहां पर, दक्षिणी अफ्रीका में ही लिखे थे, जो कि विश्व के कई भाषाओं में प्रचलित हुआ था। केवल और केवल प्यारे बच्चों उर्दू भाषा में महात्मा गांधी का जो है ये आपका पत्रिका जो है, साप्ताहिक पत्र जो है प्रसारित नहीं हो पाया था उर्दू भाषा में। बाकी जो है इंडियन ओपिनियन नामक पत्र जो है ये कई भाषाओं में प्रचारित हुआ था। आगे देखिएगा, बहुत आराम से सीखेंगे हम लोग। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो व्रत किया था। ये खुद से वादा किया था कि हमेशा मैं क्या रहूंगा, आजीवन मृत्यु तक मैं क्या रहूंगा प्यारे बच्चों, तो ब्रह्मचर्य रहूंगा। बहुत आराम से अगर आप लोग सीखते हैं, अंत तक बने रहते हैं, तो इसी जोश और जुनून के साथ आपको मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, आप लोग पूरा सीखेंगे, है ना। महात्मा गांधी के जीवनी को देख लेते हैं तो आपको यह भी पता चलेगा कि 1915 ईस्वी से प्यारे बच्चों 1915 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच के काल को हम लोग महात्मा गांधी युग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो युग कहते हैं, महात्मा गांधी युग। कौन सा, महात्मा गांधी युग कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी अंत में मैं बताऊंगा, तो सीखिएगा। चलिए, 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। प्यारे बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं, प्यारे साथियों, आपको एक बात मैं बता दूं। कहने का अर्थ यह है कि आपको पता है कि भारत हो या फिर एशिया के अन्य देश, अफ्रीका हो गया, अमेरिका भी अंग्रेजों का क्या रहा, तो उपनिवेश रहा था। आपको पता है कि ये उपनिवेश अंग्रेज था, मतलब कि दूसरे देश का ये खुद था। कौन, अंग्रेज। और जब दक्षिण अफ्रीका में आया तो बहुत दिन तक यहां पर शासन किया, और बाद में यहां के लोगों को ही कहा कि तुम यहां के निवासी हो तो मुझे क्या करो, मुझे पंजीयन दिखाओ, पंजीयन अपना बनवाओ। क्या करो, पंजीयन बनवाओ। है किससे कहा, तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे उसी समय वहां के लोगों से अंग्रेजों ने कहा कि अगर तुम यहां के निवासी हो तो तुम पंजीयन दिखाओ, और नहीं है पंजीयन तो तुम बनवा लो। ऐसा किसने कहा, अंग्रेजों ने अफ्रीकी लोगों से तथा अन्य एशियाई देशों से कहा था। महात्मा गांधी ये चाल जो है समझ गए, अरे तरीका चाल जो है महात्मा गांधी समझ गए कि बकलोल बना रहा है ना, बकलोल बनाएगा। फिर कहेगा कि जैसे किसी के पास अगर है तो उसको कहेगा तुम्हारी मान्यता नहीं हुआ है, पुराना हो गया, फिर से नया बनवा। क्या बोलेगा, फिर से नया बनवा लो पंजीयन ना। और फिर बाद में 100 साल बाद यही अंग्रेज क्या कहेगा कि अरे बकलोल, तो और देखो पंजीयन कितना पुराना है, मात्र 100 साल ही पुराना है। मतलब पहले हम आए थे, बाद में तुम आया है, तुम हमारे देश में आया है, ना कि हम तुम्हारे देश में आए हैं। ऐसा अंग्रेज ये सोच रहा था, और महात्मा गांधी इसको अंग्रेजों के दिमाग को पढ़ लेते हैं कि उल्टा फंसा रहा है, चोट्टा कहीं का उल्टा फंसा रहा है ना। इसी से बचने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, तो चाल खेल दिया और अंग्रेजों को यह बोल दिया और दक्षिणी अफ्रीका के लोगों से यह कहा कि पंजीयन ना ही दिखाना है ना ही करवाना है, ओनली सड़क पर इसको जलाना है। क्या करना है, जलाना है। महात्मा गांधी ने चौराहा पर लोगों से कहा कि चौराहा पर आओ और इस पंजीयन जो तुम्हारे पास अंग्रेजों ने दिया है उसको, और कुछ लोग उसके चाल में आ भी गए थे, अंग्रेजों के चाल में, और पंजीयन नया बनवा लिए थे।
जिसके लिए महात्मा गांधी ने लोगों से अपील किया कि जो भी लोग पंजीयन बना लिए हैं इकट्ठा हो जाओ, सड़क पर आओ, ये चौराहे पर आओ और नए बनाए गए पंजीयन में आग लगा दो, आगजनी कर दो, बहिष्कार कर दो। इसका किसका? तो आपको पंजीयन का। इसी के चक्कर में महात्मा गांधी को क्या कर दिया जाता है? तो 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जो पंजीयन के खिलाफ जो सत्याग्रह कर रहे थे जोहान्सबर्ग में, मतलब कि दक्षिणी अफ्रीका में, इसी के लिए महात्मा गांधी को पहली बार कारावास मतलब जेल का यात्रा भी करना पड़ता है। महात्मा गांधी जो पंजीयन के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे थे दक्षिणी अफ्रीका में, इसके लिए महात्मा गांधी को पहली बार 1908 ईस्वी में जेल यात्रा भी करना होता है। चलेगा, उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो है आप सभी को समझ में आ रहा होगा और बहुत आराम से आप लोग सीख रहे होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, समझने में दिक्कत आए तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए, जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने हेतु इंग्लैंड महात्मा गांधी जो है रवाना हो गए और नवंबर में दक्षिणी अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज नामक जो है प्यारे बच्चों पुस्तक भी महात्मा गांधी ने लिखी थी। कौन सा? हिंद स्वराज। आपसे पूछा जाता है कि हिंद स्वराज जो है पुस्तक किसकी है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी देखिएगा एक सफर में एक पुस्तक का रचना करते हैं जिसका नाम होता है हिंद स्वराज, और हम लोग स्क्रॉल करते करते, चैट करते करते जो है अपना सफर गवा देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। महात्मा गांधी इतने बड़े शख्सियत जो बने थे ऐसे ही नहीं बने थे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को भी मेहनत करना होगा, आगे बढ़ना होगा, प्रयास करना होगा। चलेगा, आगे देखते हैं। आगे बहुत आराम से चलिए, यहां पर हो जाएगा आपका मई, यहां पर हो जाएगा मई 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। किस बउआ? तो आपका टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने 1910 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखिएगा, थोड़ा आराम से और सीखिएगा। चलिए देखिए, आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। आपसे अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था क्या? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। अब होगा महात्मा गांधी का द ग्रेट एंट्री भारत में। कहां पर होगा? तो भारत में महात्मा गांधी का अब हम लोग करवाएंगे द ग्रेट एंट्री। कब? 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी का जो है प्यारे बच्चों भारत में ग्रेट एंट्री होता है और महात्मा गांधी चले आते हैं 1915 ईस्वी में भारत, और इनका स्वागत जो है बड़े धूमधाम से महात्मा गांधी का मुंबई में किया जाता है प्यारे बच्चों। कहने का अर्थ है महाराष्ट्र में इनका आगमन किया जाता है। साथ ही साथ इनके स्वागत के लिए जो है बहुत सारे व्यक्ति आए थे और फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में बहुत सारे भारतीय नागरिक के द्वारा इनका नंदन अभिनंदन स्वागत करने के लिए जो है मुंबई में लोग तैयार होते हैं, जिनमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक वर्ग ने, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बड़े जाति के लोग हो, छोटे जाति के लोग हो, महात्मा गांधी के स्वागत में मौजूद थे। कहां पर? मुंबई में। क्यों मौजूद थे? कि महात्मा गांधी जो है भारत ही नहीं एशिया का नाम रोशन करके, अपने माता पिता का नाम रोशन करके, अपने समाज का नाम रोशन करके महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे। ग्रेट आगमन हो रहा था महात्मा गांधी का, ग्रेट एंट्री हो रहा था किसका? महात्मा गांधी का 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कहां पर? भारत में। तो इतने बड़े शख्सियत थे महात्मा गांधी। अभी तो ये ट्रेलर बताया है मैंने आपको और अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। चलिएगा देखिएगा, थोड़ा आराम से हम लोग सीखेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से सीखेंगे हम लोग, बस बने रहिएगा।
इसी के उपलक्ष्य में प्रति साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में महात्मा गांधी, जब आपको पता है प्यारे बच्चों कि जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए थे और महात्मा गांधी का ग्रेट एंट्री हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में जो है प्यारे बच्चों प्रति साल मतलब प्रत्येक साल जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में महात्मा गांधी के इस आगमन को मनाया जाता है। यूं आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो है दर्जा, महात्मा गांधी कितना दर्जा अर्जन कर चुके थे, कितना बुलंदी तक जा चुके थे महात्मा गांधी कि जब जन्म होता है तो महात्मा गांधी को के जन्म के अवसर पर विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों, और जब भारत आगमन होता है तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और जब निधन होता है, जब हत्याएं होती है तो शहीद दिवस मनाया जाता है। इतना बड़ा महात्मा गांधी, इतने बड़े क्या थे, ये शख्सियत थे, और इतना बड़ा शख्सियत बनने के लिए मेहनत करनी होती है। जितना मेहनत महात्मा गांधी ने किया था, इतना सब कुछ पाने के लिए तो आप भी मेहनत करो अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए। चलेगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग और सीखेंगे। 4 फरवरी 1916 ईस्वी को महात्मा गांधी ने बनारस में क्या किया था, तो हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में जो है प्यारे बच्चों भाषण दिए थे। क्या दिए थे, तो हिंदू महाविद्यालय, जिसके संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों, तो मदन मोहन मालवीय। कब स्थापना हुआ था, 9 जनवरी 1916 ईस्वी में, और इसी स्थापना समारोह में जो है, इसी उद्घाटन समारोह में जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो भारत में पहली बार जोरदार, शोरदार, धमाकेदार भाषण दिए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, एकदम आराम से सीखेंगे, कोई परेशानी नहीं। चलेगा, अब हम लोग करेंगे चंपारण सत्याग्रह। क्या कहेंगे बच्चा, अब महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में भाषण दे दिए हैं, अब महात्मा गांधी आएंगे चंपारण सत्याग्रह, और आपसे क्लास 10th में, है ना, और आपका कई सारे जगह पर जो है आपसे लगातार पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किस प्रकार से किया था, और चंपारण सत्याग्रह क्या है, चंपारण की समस्याएं क्या है, इसको बताइए। तो आराम से सीखिएगा, तभी तो लिखिएगा, ना ही सीखिएगा और ना ही लिखिएगा तो कैसे होगा आपके मम्मी और आपके पापा जी का सपना पूरा। अगर करना है सपना पूरा तो सीखिएगा, आराम से लिखिएगा दिल थाम के। चलिए अब हम लोग सीखेंगे किसको, तो 3 कटिया प्रणाली यहां पर जो आप लोग देख रहे हो। एक बात है कि महात्मा गांधी जब भारत आए थे उस समय बिहार के चंपारण में, कहां पर बहुआ, तो बिहार के चंपारण में, कहां पर, बिहार के चंपारण में एक समस्या का यहां पर लोग सामना कर रहे थे, जिसका नाम था 3 कठिया प्रणाली, यानी कि चंपारण सत्याग्रह। चलिए देखेंगे हम लोग। आपको पता है कि चंपारण के किसान से नील की खेती करवाई जाती थी। अंग्रेज किसकी खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। किसका, तो नील का खेती करवाते थे। और नील एक आपका व्यापारिक फसल है, और इससे अगर हम लोग खेत में इसका उपजा करते हैं, यानी कि इसको हम लोग उपजाते हैं खेत में, तो खेत का उर्वरक जो है प्यारे बच्चों खत्म हो जाता है, कम पड़ जाता है। किसका, नील की खेती के कारण, किसका, खेत का। चलिए 3 कठिया प्रणाली अब क्या था, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में हुआ था, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा। क्यों हुआ था कि इससे पहले अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर नील की खेती करवाई जाती थी, और किसान इस नील की खेती से परेशान हो चुके थे। क्यों कि इससे खेत का उर्वरक जो है, ताकत क्षमता जो है बच्चा कमजोर हो जाता था, इसीलिए, है ना, किसान इसका खेती नहीं करना चाहते थे। और आपको पता है कि यहाँ पर राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति होता है, राजकुमार शुक्ल, क्या नाम होता है, राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति होते हैं, जिसके आग्रह पर, जिसके अनुरोध पर महात्मा गांधी यहाँ आते हैं चंपारण में। और यहाँ पर एक और बात था बच्चा कि जिस भी किसान के पास 20 कट्ठा खेत होता था, उस किसान को अपने जमीन के 20 कट्ठा खेत में से 3 कट्ठा खेत पर क्या करना होता था, तो नील की खेती करनी होती थी। मतलब 3 कट्ठा
3 कट्ठा खेत पर, जिसके पास 20 कट्ठा खेत होता था, वह किसान अपने 3 कट्ठे खेत पर उसको जबरदस्ती जबरन जो है नील की खेती करवाई जाती थी। इसी प्रणाली को, इसी पद्धति को जो है प्यारे साथियों हम लोग क्या कहते हैं, तो 3 कटिया प्रणाली कहते हैं, 3 कटिया पद्धति कहते हैं। किसको? तो जिस भी किसान के पास 20 कट्ठा खेत है, वह किसान जो है 3 कट्ठा खेत पर क्या करेगा? नील की खेती करेगा। इसी पद्धति को हम लोग 3 कटिया प्रणाली, 3 कटिया पद्धति कहते हैं ना। समझ में आ गया होगा, चलेगा। और इसी के लिए जो है महात्मा गांधी क्या किए थे, तो चंपारण आए थे, किसके अनुरोध पर? तो राजकुमार की, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। किसके? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी भारत आए थे और इस समस्या को सुने थे, देखे थे चंपारण आकर। तो यहां पर देखे कि हाँ, वास्तविकता में ये चंपारण में इस प्रकार का कठिनाई देखने को मिलता है। इसीलिए महात्मा गांधी, आपको पता है कि महात्मा गांधी का कथन था, और आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, क्या बच्चा? तो शिक्षा नहीं है तो आपको कोई भी बकलोल बनाकर कभी भी जा सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी जब चंपारण आए थे तो कितना जगह? 3 जगह जो है प्यारे बच्चों, 3 जगह इन्होंने क्या किया था, तो आश्रम बनवाया था। कौन कौन सा स्थान था? तो चंपारण में रामपुरवा, भितिहरवा, एक आपका और था, रामपुरवा, भितिहरवा और एक आपका और था। मैं बताऊंगा आपको कि 3 जगह जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो आश्रम बनाया था। और यहां पर पुंडलीक जी को जो है कर्नाटक के एक शिक्षक थे, कर्नाटक के शिक्षक थे। कौन? पुंडलीक जी। इनको लाए थे कहां पर? तो चंपारण में, लोगों को शिक्षा देने के लिए। और इतना त्यागी व्यक्ति, आप सोच सकते हो कि महात्मा गांधी खुद अपने पत्नी को लाए थे, कस्तूरबा गांधी को, और कस्तूरबा गांधी को कहते थे कि इस आश्रम के बच्चों के लिए आप क्या करिएगा, तो आप खाना खुद बनाइएगा। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी खुद यहां पर चंपारण में रहती थी और शिक्षा देने के लिए, शिक्षा जो बच्चे प्राप्त करने आते थे उनके लिए खाना बनाती थी। इतना त्यागी व्यक्ति, क्यों न हम इनको माने आदर्श, और क्यों न इनके रास्ते पर हम लोग चले। इतना आदर्श व्यक्ति थे कौन? महात्मा गांधी। चलिएगा, सीखिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यहां पर से 3 कटिया प्रणाली जो थी, 3 कटिया प्रणाली बेसिकली चंपारण में थी, जो कि 20/3 में, मतलब जिसके पास 20 कट्ठा खेत होता था वह 3 कट्ठे खेत पर नील की खेती करता था। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग 3 कटिया प्रणाली कहते हैं। जो कि नील की खेती के कारण जो प्यारे बच्चों क्या हो जाता था, तो नील की खेती के कारण वहां के खेत जो है, वहां का भूमि जो है बंजर हो जाता था। इसी पद्धति को हम लोग 3 कटिया प्रणाली कहते हैं। चलिए, सीख गए आप लोग, है ना। आगे अब हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे और आगे सीखेंगे। बहुत आराम से सीखिएगा, कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। 15 मार्च 1918 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए भी एक आंदोलन छेड़ा था, है ना। क्योंकि यहां पर जो है एक बीमारी फैल गया था जिसका नाम था प्लेग महामारी। प्लेग महामारी के कारण जो है मिल कपड़ा का, आपको पता होगा कि अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है ना। और यहां पर कपड़ों का उत्पादन जो है बहुत शानदार होता है। इसीलिए महात्मा गांधी जब यहां पर आए थे 1918 ईस्वी में, तो अहमदाबाद के मजदूरों से अंग्रेजों ने, यानी कि मिल मालिक जो भी थे, उन्होंने क्या किया था, तो ये वादा किया था कि प्लेग महामारी में जो व्यक्ति यहां पर काम करेगा, उस व्यक्ति का अगर मान लो 10,000 बोनस होता, 10,000 उसका मंथली है, कितना? 10,000 उसका अगर मंथली है, तो उसको 50% हम क्या देंगे प्यारे बच्चों, तो उसको हम 50% बोनस देंगे। क्या करेंगे? बोनस देंगे। जो व्यक्ति यहां पर, जो मजदूर यहां पर रह करके कार्य करेगा, उसको हम 50% बोनस देंगे। लेकिन ऐसा प्लेग महामारी जब खत्म हो गया तो अंग्रेजों ने कहा कि ना ना, ऐसा ना होगा रे भाई, न देबो हम का, हम बोनस न देंगे। तो इसी के लिए यहाँ के लोग जो है, मजदूर जो है,
खफा हो गए थे और अंत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया और महात्मा गांधी के सामने जो है एक बार अंग्रेज चंपारण में झुके थे और चंपारण में महात्मा गांधी की विजय हुई थी। महात्मा गांधी तिनकटिया प्रणाली को समाप्त किए थे और आगे चल के अहमदाबाद में भी 1918 ईस्वी में अंग्रेजों को महात्मा गांधी के सामने प्यारे बच्चों झुकना पड़ा था और अंत में 35% बोनस देने के लिए जो है प्यारे बच्चों महात्मा गांधी आखिरकार मनवा ही लेते हैं इन मिल मालिकों को और 35% बोनस दे दिया जाता है मिल मालिक के द्वारा। किसको? अंग्रेजों के द्वारा मजदूरों को दे दिया जाता है, जो कि बात हुई थी 50% की, लेकिन 35% जो है प्यारे बच्चों इनको बोनस मजदूरों को दिला ही देते हैं महात्मा गांधी। तो हम लोग क्यों ना कहे कि महात्मा गांधी एक आदर्श व्यक्ति थे। आगे बढ़िएगा और सीखिएगा। चलिए देखिए, 22 मार्च 1918 ईस्वी को महात्मा गांधी ने खेड़ा में भी सत्याग्रह कर दिया था। क्या किया था? तो किसानों पर हो रहे टैक्स को यहां पर क्या किया गया था? तो महात्मा गांधी जब खेड़ा पहुंचे थे, ये गुजरात का भाग है, मतलब कि यहां पर भी खेड़ा में भी खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जहां पर किसानों से टैक्स बोले तो कर, क्या बच्चा? कर, है ना। कर जो है किसानों से अधिक ली जाती थी, जिससे किसान जो है प्यारे बच्चों काफी खफा थे, काफी दुखी थे और परेशान थे। और अंत में महात्मा गांधी का यहाँ पर ग्रेट एंट्री होता है और महात्मा गांधी फिर से यहाँ पर चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर का जो प्लेग वाला बोनस वाला जो कठिनाई था, इसको समाप्त करने के बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह को भी महात्मा गांधी ने क्या किया? तो निपटाया। खेड़ा सत्याग्रह को भी चलाया और आगे चल के इसमें भी महात्मा गांधी को प्यारे बच्चों सफलता मिली और महात्मा गांधी जो है प्यारे बच्चों लगातार सफल हो रहे थे भारत में। और इसको देखते हुए जो भी भारत के उस समय बड़े बड़े नेता थे, जो भी बड़े बड़े लीडर थे, उसका हालत खराब हो रहा था कि कैसा व्यक्ति है ये कि कभी अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर आंदोलन करता है तो कभी हारता ही नहीं है, हमेशा जीतता रहता है। ये चार पक्षधर है महात्मा गांधी के, ये चार पहलू को हम लोग देख सकते हैं, ये चार चरण को देख सकते हैं, जिसके आधार पर महात्मा गांधी जो है अंग्रेजों को अपने सामने झुका देते थे, अंग्रेजों को हारने पर मजबूर कर देते थे, अंग्रेजों को रुला देते थे। ऐसे शख्सियत के बारे में देखेंगे कि क्या क्या पक्ष था, क्या क्या चरण था महात्मा गांधी का, जिस जो दूसरे नेता में नहीं थे और अंग्रेजों को वो नहीं झुका पाते थे। लेकिन महात्मा गांधी में ऐसा क्या खूब था प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी के सामने जो है अंग्रेजों को झुकना होता था, झुकना पड़ता था, मजबूरन अंग्रेज झुकते थे महात्मा गांधी के सामने और महात्मा गांधी के सामने हार मान जाते थे, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका हो या भारत हो। भारत में भी महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह बिहार से ही प्रारंभ किया, जो कि 1917 में हुआ और 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर का प्लेग वाला जो बोनस था उसको महात्मा गांधी ने दिलाया। साथ ही साथ खेड़ा में जो सत्याग्रह चलाया गया था किसानों के द्वारा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा टैक्स अधिक लिया जाता था, इस समस्या को भी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी ने सुलझाया। तो इस कदर महात्मा गांधी का वर्चस्व जो है पूरे भारत में लगातार बढ़ता जा रहा था और चार चरण जो है महात्मा गांधी के रहे, जिसके कारण तुरंत आते ही 1915 में आए थे महात्मा गांधी और परिस्थितियों को समझा था, देखा था, जाना था, इसके बाद तहलका मचाया था। किसने? महात्मा गांधी ने। आगे देखिएगा, सत्याग्रह जो है इनका सबसे पहला हथियार था सत्याग्रह। भूख हड़ताल पर ये बैठ जाते थे, साथ ही साथ अंग्रेजों का बहिष्कार करते थे और अंत में हड़ताल करते थे, अंत में झुका देते थे। क्या करते थे बच्चा? अंग्रेजों को अंत में झुका देते थे। कहने का अर्थ है सबसे पहले आंदोलन चलाते थे शांतिपूर्ण ढंग से, सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन चलाते थे, सत्याग्रह करते थे प्यारे बच्चों। बाद में फिर क्या करते थे? नहीं अंग्रेज मानता था तो भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, कहते थे कि हम भूखे रहेंगे, व्रत रखेंगे और अंग्रेजों को हम अपने सामने झुकाएंगे, ऐसा महात्मा गांधी का कथन था। और महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठते थे और भूख हड़ताल पर अंग्रेजों को यह डर होता था कि अगर ये बंदा अगर हमारे आंदोलन में मर जाता है तो हमारी बदनामी होगी और हमें काफी जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके डर के चक्कर में अंग्रेज जो है काफी डर जाते थे भूख हड़ताल के कारण। अगर इससे भी नहीं मानता था तो उसका बहिष्कार किया जाता था, उसके जो भी अंग्रेजों का जो भी उसका सामग्री था उसको जलाया जाता था। अंग्रेजों लोगों को यह सिखाया जाता था कि इसका इस्तेमाल आप ना करें, ताकि अंग्रेजों को
कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसको घाटा लगे, फिर जाकर के महात्मा गांधी अगर नहीं मानते थे, इसके बाद भी नहीं मानता था अंग्रेज, तो महात्मा गांधी हड़ताल करते थे। इन चार पक्ष के कारण जो है महात्मा गांधी अंग्रेजों को अपने सामने जो है प्यारे बच्चों झुकाने में सफल रहे थे। चलिए आगे देखिएगा, महात्मा गांधी के हथियार के बारे में अगर देखें तो सत्य और अहिंसा जो है महात्मा गांधी का परम हथियार रहा। इसके आधार पर ही महात्मा गांधी ना ही युद्ध में मतलब ना ही गोली से, ना ही बारूद से, ना ही लड़ेंगे हम बम और फटाके से, हम तो लड़ेंगे सत्य और अहिंसा से और बनेंगे महात्मा गांधी और अपने माता अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर में दमदार, शानदार, जानदार तरीके से आप सभी को मजा आ रहा होगा और इस कदर हम लोग पढ़ेंगे कि आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको आपके दैनिक जीवन के साथ साथ उस एग्जाम में भी फायदा होगा। चलिए आगे देखिएगा, महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सैनिक सहयोग किया था। मतलब कि अंग्रेजों ने, आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच भारत में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, तो भारत में या विश्व में क्या हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था कि अगर अंग्रेजों का हम लोग साथ दे देते हैं तो अंग्रेज जो है भारत को स्वतंत्र कर देगा। अंग्रेजों ने वादा किया था कि अगर भारतीय सैनिक हमारे युद्ध में अगर भाग लेता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो भारत को युद्ध बाद आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। इसके चक्कर में महात्मा गांधी ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। कब, प्रथम विश्व युद्ध में। इसी के लिए महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि भी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कौन सा उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि प्यारे बच्चों, कौन सा, कैसर हिंद की उपाधि। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की संज्ञा दी थी। इनके परचम को देखते हुए, इनके तांडव को देखते हुए, जो कि इस प्रकार का तांडव था कि अंग्रेजों को झुकाते थे, ना कि खुद झुक जाते थे। इस तांडव को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की संज्ञा दी, बापू की उपाधि दी। आगे देखिएगा, आगे हम लोग देखेंगे और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। क्या कहा था प्यारे बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था। और ये एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों विंस्टन चर्चिल। क्या नाम होता है, विंस्टन चर्चिल। ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होता है। कौन, विंस्टन चर्चिल। और ये महात्मा गांधी को बोलता है अर्धनग्न फकीर, अर्धनंगा फकीर बोलता है। कौन, तो विंस्टन चर्चिल किसको बोलता है, महात्मा गांधी को बोलता है। एक ऐसा फकीर, एक ऐसा फकीर, एक ऐसा नंगा आदमी, एक ऐसा नंगा आदमी, एक ऐसा नंगा व्यक्ति जिसने अंग्रेजों के नाक में दम नहीं, दम में नाक कर दिया था। यूं हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों को काफी परेशान कर दिया था, जिसके चलते परेशान होकर विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर तक कह दिया था। और आज हम लोग परम भक्त हो चुके हैं अंग्रेजों का और अंग्रेजी का। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था प्यारे बच्चों, तो देश से अंग्रेज ना जाए तो ना जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं प्यारे बच्चों, लेकिन क्या होनी चाहिए, अंग्रेजियत खत्म होनी चाहिए। लेकिन इसका ठीक उल्टा हो चुका है। आज देश से अंग्रेज जा चुके हैं और अंग्रेजियत यानी कि उनका पहनने, ओढ़ने, रहने, खाने, पीने, बात, बोली, शैली, तरीका, तौर सब हमारे सामने, हमारे मुआशरा में, हमारे समाज में जो है मौजूद है। आगे चल के देखिए तो रामधारी सिंह दिनकर ने महात्मा गांधी को कहा, क्या कहा, तो सूर्योदय का अग्रदूत कहा। इतने बड़े उपाधियों से महात्मा गांधी को नवाजा गया। साथ ही साथ शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर भी कहा। किसने, शेख मुजीबुर रहमान ने। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने में जो है प्यारे बच्चों, इसी शेख मुजीबुर रहमान का सबसे बड़ा योगदान रहा। और अगर बांग्लादेश का किस प्रकार से निर्माण हुआ, कैसे स्वतंत्र हुआ, इसके बारे में अगर लेक्चर चाहिए प्यारे बच्चों तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। जो कि आपका 1971 ईस्वी में जो है प्यारे बच्चों बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है। तो महात्मा गांधी को इन्होंने क्या कहा, शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर कहा। जादूगर ओ जादूगर, है ना।
इस तरह से चलेगा। आगे देखिएगा और हम लोग देखेंगे अब रॉलेट एक्ट को। इस तरह से आपको पता है प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है लगातार क्रांति जो है देश में लगातार जो है सत्याग्रह की जा रही थी और लगातार जो प्यारे बच्चों भारत में भारतीयों को सफलता मिल रहा था। इसी क्रांतिकारी आंदोलन पर, इसी क्रांति पर अपना अंकुश लगाने के लिए, अपना कंट्रोल जो है प्यारे बच्चों बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, तो एक एक्ट पारित किया था जिस एक्ट का नाम था, क्या नाम था प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट। ये कब आया था, तो आपका 18 मार्च 1919 ईस्वी में यह आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये क्यों आया था, तो भारत में हो रहे क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्यों तो लगातार जो है भारत में इस प्रकार क्रांति महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया जा रहा था और भारतीयों को सफलता मिल रहा था, इसीलिए, है ना। चलिए देखिएगा, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है, सिडनी रॉलेट। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, सिडनी रॉलेट। कहा गया, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में न्यायाधीश होता है, ये न्यायाधीश, है ना। न्यायाधीश का मतलब जज, फैसला सुनाने वाला, न्याय करने वाला, ऐसा व्यक्ति होता है इंग्लैंड का जिसका नाम होता है सिडनी रॉलेट। इसके नेतृत्व में प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, तो एक बिल पारित किया जाता है, एक एक्ट, एक कानून पारित किया जाता है प्यारे साथियों, जिसका नाम रखा जाता है रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट के अनुसार जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा था, है ना। और बाद में ये 1919 ईस्वी में जब भारत आया था तो इसके तहत बोला गया था कि शक के आधार पर, अगर किसी भी व्यक्ति पर शक हो जाता है कि ये व्यक्ति क्रांति करने वाला है, ये क्रांति किया है, तो इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। किसके चलते, तो आपका रॉलेट एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया गया था। ये एक्ट कब आया था, तो 1919 ईस्वी में आया था। इस एक्ट का कथन था, अगर किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह हो कि ये व्यक्ति गड़बड़ किया है तो उसको क्या किया जा सकता है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है प्यारे बच्चों, और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। और जब गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, तो इसके बाद जो है वह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, तो वह व्यक्ति ना ही अपील कर सकता है, ना ही वकील रख सकता है अपने फैसले को, अपने हित में फैसला को रखने के लिए, ना ही अपील, ना ही वकील, ना ही दलील कर सकता है। तो आपको रॉलेट एक्ट को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, तो ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहा जाता है। अपील कहने का अर्थ यह है कि हम ये भी अपील नहीं कर सकते कि मैं बेगुनाहगार हूं, मेरा गुनाह इसमें, ये मेरी गलती नहीं है। ना ही अपील कर सकते हैं, ना ही वकील रख सकते हैं अपने मुकदमा को आगे बढ़ाने के लिए, संचालित करने के लिए। ना अपील, ना वकील, ना दलील ये कर सकते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए कि मैंने इस प्रकार की गलती जो है नहीं की है। ये बात किसमें बोला गया था, तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट में प्यारे बच्चों बोला गया था। इसमें इस प्रकार की बात चलेगा। इसके कारण लोगों को यह लगा कि इससे भारतीयों का तो मतलब जो भी भारतीय क्रांतिकारी है उसका सफाया कर दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा भारत से, तो दिक्कत की बात है। इसी के चक्कर में क्या किया गया प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा, आपको एक बात मैं बता दूं कि पंजाब के अमृतसर में एक बाग था जिसका नाम था प्यारे बच्चों जालियांवाला बाग। क्या नाम था, जालियांवाला बाग था। यहां पर जो है दो व्यक्ति के नेतृत्व में, दो बड़े नेता थे जिसके नेतृत्व में इस कानून जो लाया गया था, ये न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट, जिसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील करने की बात कही गई थी, जिसके लिए भारतीयों ने इसे क्या कहा, तो काला कानून कहा। क्या काला कानून कहा, ब्लैक एक्ट कहा प्यारे बच्चों। किसको, तो रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने। और भारतीयों ने यह कहा कि रॉलेट एक्ट तुम वापस जाओ, ये सही नहीं है हमारे भारतीयों के लिए। और इसी के चक्कर में पंजाब में जो है, पंजाब के अमृतसर शहर में एक बाग था जिसका नाम था जालियांवाला बाग। क्या नाम था प्यारे बच्चों, जालियांवाला बाग था। इसमें दो व्यक्ति डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सरफुद्दीन किचिलू,
डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शरफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में जो है प्यारे बच्चों सभा जो है शांतिपूर्ण ढंग से आराम से किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसात्मक कार्य न करते हुए अहिंसात्मक और सत्य के रूप में जो है एक आंदोलन एक सभा बुलाया गया था। कहां पर? जालियांवाला बाग में। प्यारे बच्चों कौन नेतृत्व कर रहा था? तो यहां पर रॉलेट एक्ट, सॉरी एक बार थोड़ा आराम से सीखिएगा थोड़ा सा कि यहां पर जो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत रॉलेट एक्ट कानून के तहत जो है दो व्यक्ति डॉक्टर शरफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस इन दोनों की गिरफ्तारी के कारण जो है प्यारे बच्चों क्या किया गया? तो जालियांवाला बाग में लोगों का समूह इकट्ठा हुआ और इनको जेल से बाहर निकलवाने के लिए जो है शांतिपूर्ण ढंग से लोग सभा कर रहे थे। सभा का आयोजन चलाया जा रहा था। लोग आराम से बात विमर्श कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो यहां पर जो है इन दोनों को कैसे निकाला जाए जेल से, इस प्रकार की तथ्य पर विचार विमर्श किया जा रहा था। प्यारे बच्चों आपको पता होगा, आराम से सीखिएगा कि इस विचार विमर्श के दौरान जो है भी एक विश्व का भारत के इतिहास का काला दिन गुजरता है, जो दिन होता है 13 अप्रैल 1919। क्या होता है प्यारे बच्चों? 13 अप्रैल 1919 का दिन होता है और बैसाखी का दिन होता है। और इसी बैसाखी के दिन में प्यारे बच्चों वहां पर अमृतसर शहर में आपका डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर शरफुद्दीन किचलू को जेल से रिहा करवाने के लिए जो है प्यारे बच्चों उनको छुड़ाने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा बुलाया गया था। इस पर क्या किया गया? तो जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन आपका सभा चलाया जा रहा था और भारतीय इतिहास का एक काला दिन इसी में गुजरता है, जिसमें जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर से क्या कहा था? तो गोलियां बरसाने के लिए कहा था। और जनरल आर डायर ने जनरल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर ने क्या किया था प्यारे बच्चों? तो लगातार गोलियां बरसा दी थी। और जहां पर जो भी निहत्थे लोग थे, और निहत्थे कहने का अर्थ यह है कि जालियांवाला बाग में जो है लोग अहिंसात्मक संगठन करते हुए सभा कर रहे थे। हिंसात्मक नहीं था कि किसी के पास गोली बारूद होता, तो यहां पर लोग निहत्थे थे। और जनरल आर डायर ने कहा कि क्या करो, जनरल ओ डायर ने कहा कि गोलियां बरसा दो, और जनरल आर डायर ने लगातार फायरिंग किया, जिसमें लगभग 379 लोग जो है प्यारे बच्चों मारे गए थे अंग्रेजों के दस्तावेजानुसार, और लगभग 1200 लोग जो है प्यारे बच्चों घायल हो गए थे। कहने का अर्थ यह है कि 12-3-15 यानी कि 1600-1700 लोगों को जो है अंग्रेजों ने मौत के घाट उतारने का प्रयास किया था। यह अंग्रेजों के दस्तावेजानुसार है प्यारे बच्चों, बात किया जा रहा है। इतना दुखद घटना जो है भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, जो कि जालियांवाला बाग में हुआ था। इसी हत्याकांड को प्यारे बच्चों हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के नेतृत्व में गिरफ्तारी के कारण जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन हो रहा था, जिसमें जनरल ओ डायर के आदेश पर जनरल आर डायर ने लगातार गोलियां चला दी। और इस गोलियां जो है लगभग 379 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 1200 लोगों को घायल कर दिया। ये काला दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है प्यारे बच्चों। और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो भारतीय है ये महत्वाकांक्षी है। ये भारतीय कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों कि ये जो सभा चलाया जा रहा था जालियांवाला बाग में, इस सभा का खबर जो है जनरल ओ डायर को एक भारतीय ने ही दिया था कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उसी भारतीय के कहने पर प्यारे बच्चों जो है भारत में जालियांवाला बाग में जो है अंग्रेजों के नेतृत्व में, अंग्रेजों के द्वारा जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर के सहयोग से 379 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 1200 लोगों को घायल कर दिया गया, जो कि कहीं से भारतीय व्यक्ति के लिए, जो सच्चे व्यक्ति होंगे भारत के, उनके लिए ये सुखद घटना नहीं, ये दुखद घटना है प्यारे बच्चों। और एक भारतीय के कारण भारतीय पर अंग्रेज विश्वास करके आए थे कि यहां पर हिंसात्मक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और उसी का बात मानते हुए अंग्रेज के अधिकारी जो थे जनरल आर डायर ने प्यारे बच्चों लगातार गोलियां बरसाई और 379 लोग मारे गए।
आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों एक बात समझिएगा कि कितना दुखद घटना हुआ था कि लगभग 1500-1600 लोगों को जो है अंग्रेज की गोलियां ने मौत का नींद सुला दिया था और सुलाने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के दस्तावेज अनुसार। और इसी जब आपको पता है कि रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट एक अच्छा कानून नहीं था, जिसके बाद लोगों का समूह जो है एक शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर रहे थे जालियांवाला बाग में, जिसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। और प्यारे बच्चों आराम से सीखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए आगे देखिएगा, तो इसी जब भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया जालियांवाला बाग का, तो अंग्रेजों ने एक समिति बुलाया जिसका नाम था हंटर समिति। क्या नाम था प्यारे बच्चों, देख सकते हैं यहां पर हंटर समिति या फिर आप बोल सकते हो हंटर कमीशन, है ना, बात एक ही हुआ, हंटर समिति या हंटर कमीशन। चलिए तो यहां पर जनरल आर डायर को क्या किया, जनरल ओ डायर, और जनरल ओ डायर ने ही क्या दिया था प्यारे बच्चों, तो आदेश दिया था किसको, जनरल आर डायर को, कि आप क्या करो, गोली बरसा दो। तो जनरल आर डायर ने गोलियां बरसा दी थी। तो हंटर समिति को जब बोला गया कि आप जाइए इस घटना का जो है परीक्षण कीजिए कि क्या ये घटना सही था या गलत था, तो प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि ये घटना जो घटित हुआ था, तो हंटर कमीशन जब देखने आया तो जनरल आर डायर को कहा और जनरल ओ डायर को कि बहुत अच्छा काम किया, ये किसी भी प्रकार का गलत नहीं किया, सही किया, मार दिया 1200-1300 आदमी को, जो भी किया एकदम सही किया। तो इसके चक्कर में जनरल ओ डायर को एकदम क्या कर दिया गया, ये बताया गया कि एकदम ये बहुत अच्छा काम करके आया है, जिसके कारण इंग्लैंड में जो है इसको 2600 पाउंड धनराशि दे दी गई, किसको, जनरल ओ डायर को। प्यारे बच्चों साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य का शेर के नाम से भी जो है इसको बुलाया गया, किसको, जनरल ओ डायर को। हम भारतीयों के खून का जो है रेत बहाने वाले व्यक्ति को जो है जनरल ओ डायर ने, जनरल ओ डायर को जो है प्यारे बच्चों, हम भारतीयों का खून बहवाने वाले व्यक्ति जनरल ओ डायर को यही अंग्रेज जो है 2600 पाउंड रकम देता है, राशि देता है, और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह के पुकारता है। क्यों कि ये भारतीयों को मौत की नींद सुला दिया था, इसी के कारण जो है इस प्रकार किया गया। और ये समिति था हंटर समिति, हंटर कमीशन था, जिसने अंग्रेजों के ओ डायर को न्यौछावर कर दिया, मतलब कि ये कहा कि इसको बरी किया जाए, इसका किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं थी। तो प्यारे बच्चों ये सुखद बात नहीं है, ये दुखद बात है। और अफसोस मुझे तब होता है प्यारे बच्चों, मुझे अफसोस तब होता है कि इतना सब जानने के बाद भी हम अंग्रेजियत के साथ हैं, हम अंग्रेजों के साथ हो या ना हो, अंग्रेजियत के साथ है, अंग्रेजों का जो कल्चर है, जो सभ्यता, उसको अपना रहे हैं, और हमारे 1600 व्यक्ति को सुला, मौत के नींद सुलाने वाले अंग्रेज के हम साथ खड़े हैं। ये कहीं से भी हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इतिहास के लिए अच्छा नहीं है। प्यारे बच्चों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग भी थोड़ा सा अवश्य ही अंग्रेजियत से जरूर जो है अपना नाता तोड़े और भारत की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाए, अन्यथा बहुत दुख की बात होगी हमारे इतिहास के लिए। चलिए आगे देखिएगा, 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। प्यारे बच्चों कौन सा, होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन से दो व्यक्ति का प्यारे बच्चों नाम जुड़ा है, आप देखिएगा, थोड़ा सा सीखिएगा, समझिएगा। एक व्यक्ति का नाम होता है बाल गंगाधर तिलक। क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक। क्या होता है बच्चा, बाल गंगाधर तिलक। इनको ही बोला जाता है लोकमान्य तिलक। प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है। साथ ही साथ एनी बेसेंट का नाम आप सुने होंगे, इनका भी नाम जुड़ा हुआ है होम रूल आंदोलन से, जो 1916 ईस्वी में भारत में चलाया गया था। चलिए आराम से सीखिएगा और आराम से बात करेंगे हम लोग। बाल गंगाधर तिलक का एक कथन था,
क्या कथन था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसका था प्यारे बच्चों? तो ये कथन था किसका? तो ये कथन था प्यारे बच्चों, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का था। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, आराम से देखिएगा क्या? तो असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए, असहयोग आंदोलन, जब रॉलेट एक्ट आया तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में शांतिपूर्ण सभा चलाया जा रहा था। जब शांतिपूर्ण सभा चलाया जा रहा था प्यारे बच्चों, तो जो घटना घटित हुई मैंने आपको बताया, कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया। मतलब हम सभी भारतीय जो है अंग्रेजों के सहयोग में नहीं रहेंगे, अंग्रेजों का साथ जो है हम लोग नहीं देंगे। इसमें जो है सिलसिलेवार तरीके से जो है लगातार भारत में क्या किया गया? आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किया गया। प्यारे बच्चों, सिलसिलेवार तरीके से अगर सीखिएगा तो आप लोगों को अपने दैनिक जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि मैं यहां से बता रहा हूं। और आप सभी को मैं ये भी बता रहा हूं कि 1919 ईस्वी में जालियांवाला 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था, जिसके विरोध में सभा बुलाया गया था, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसी के विरोध में जो है भारत में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्यारे बच्चों चलाया गया था, जिसमें बोला यह गया कि हम लोग जो है भारतीय है, हम भारतीय जो है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी मामला से हो अंग्रेजों का सहयोग हम लोग नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत एक दुखद घटना के साथ हुई थी कि इसी दिन जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक का जो है प्यारे बच्चों निधन हो गया था। किस दिन? तो जब आपका प्यारे बच्चों क्या हुआ था? तो जब आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, और असहयोग आंदोलन भारत में 1920 ईस्वी में हुआ था। इस समय भारत का वायसराय जो है चैम्सफोर्ड था। कब? 1920 ईस्वी में प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक मील का पत्थर आंदोलन था, और इसमें जब 1600 लोगों को मौत के घाट उतारने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा प्यारे बच्चों किया गया, तो भारतीय महिलाएं हो, बच्चे हो, स्कूल के छात्र हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, या फिर प्यारे बच्चों बात करें हम लोग अंग्रेज के अधिकारी भारतीय हो, सभी ने दुखी होकर के अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। महात्मा गांधी के कथन पर महात्मा गांधी ने कहा कि हम लोग असहयोग करेंगे, अंग्रेजों के सहयोग में नहीं रहेंगे प्यारे बच्चों, जिसके कारण इस प्रकार यह घटना हुई थी। जब असहयोग आंदोलन लगातार चलाया जा रहा था और असहयोग आंदोलन अपने एकदम शीर्ष पर पहुंच चुका था, तो यही आंदोलनकारी व्यक्ति जो है यहां से जा रहे थे आंदोलन करते हुए, और उस समय महात्मा गांधी जो है गुजरात में थे। कहां पर थे? गुजरात में महात्मा गांधी मौजूद थे। और जब ये लोग लगातार आंदोलन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो यूपी में पहुंचते हैं ये लोग। कहां पर प्यारे बच्चों? तो यूपी में पहुंचते हैं। सीखिएगा थोड़ा, जब असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों का संगठन, लोगों का समूह जो है आंदोलन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो बिहार के समीप, आपको बिहार के बगल में, बिहार से सटा हुआ राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। आप जानते होइएगा उत्तर प्रदेश, कौन सा? उत्तर प्रदेश। यहां पर जो है एक गांव होता है जिसका नाम होता है गोरखपुर। क्या होता है? गोरखपुर। प्यारे बच्चों क्या नाम होता है? गोरखपुर। यहां पर जो है इस आंदोलनकारी लोग जो है लगातार आंदोलन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और अंग्रेज के खिलाफ, क्योंकि इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी का कथन ही था सत्य और अहिंसा। लेकिन अंग्रेज ने जो 1600 लोगों को मौत के घाट उतारने का प्रयास किया था, जिसके कारण लोगों में इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था कि जो इसके सामने आते थे उसको जला करके राख करने का ये प्रयास करते थे। मतलब हिंसात्मक कार्य छोड़ करना ये चाहते थे। तो इसी के कारण जब यहां पर आगे बढ़ने लगे, और इस यहां पर गोरखपुर में एक पुलिस चौकी मिली, जिसका नाम, पुलिस चौकी में 22 लोग थे, 22 पुलिस वाले थे, और इस आंदोलनकारियों को रोकने का ये प्रयास किए। तो फिर क्या किए? ये घटना थी 5 फरवरी 1922 की। ये घटना कब की थी?
5 फरवरी 1922 ईस्वी की। तो जब लोगों का समूह जो है आंदोलन करते हुए आगे बढ़ रहे थे और लोगों का समूह गोरखपुर में पहुंच चुके थे, तो ये पुलिस चौकी जो है इसको रोकने का प्रयास किया, तो ये आंदोलनकारी नहीं रुके और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब आगे बढ़ते बढ़ते चले गए तो आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने डंडा चार्ज कर दिया। मतलब डंडा पुलिस अधिकारियों ने, यहां पर जो भी एक पुलिस अधिकारी था, 22 पुलिसकर्मी था, 21 पुलिसकर्मी था, टोटल 22 थे। तो जब पुलिस कर्मियों के द्वारा इस प्रकार भारतीयों पर लाठीचार्ज किया गया तो लोग आक्रोश हो गए और लगातार उन्हीं 22 पुलिस वाले को जो है दौड़ाने लगे, खींचने लगे और अंतोगत्वा इतना दौड़ाए कि उनका जान बचना जो है असंभव हो चुका था। तो क्या किए वे जो है पुलिसकर्मी अपने जेल चले गए, खुद ही दौड़ते दौड़ते, और अंदर से जेल की कुंडी बंद की और क्या किया, तो अब बोल रहा है इन भारतीयों को, जिन खूंखार शेर को जो है उस पुलिसकर्मी ने बोला, अब ना बताओ अब की करेगा, अब तो हम अंदर से कुंडी लगा लिए हैं, अब मारो हमरा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन भारतीयों ने क्या किया प्यारे बच्चों, तो तेल लाया और लगातार संपूर्ण थाने में छींट डाला और उस थाने में ले स्वाहा कर दिया, उस थाने को जला दिया, जिसके कारण जो है इसी जो है ये गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान पर ये पुलिस चौकी था, ये पुलिस कांड हुआ था प्यारे बच्चों, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जो है जिंदा जेल के अंदर जला दिया गया था। और कैसे जलाया गया था मैंने अभी आपको बताया प्यारे बच्चों। तो इसी दौरान जो लगातार उसको जला दिया गया पुलिस कर्मियों को, जिसके कारण महात्मा गांधी गुजरात में थे उस समय, और जब उनको ये बात पता चला कि ये आंदोलन जो हमारे द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था ये अहिंसा के बजाय हिंसात्मक हो गया है, मतलब इसमें मारपीट दंगा फसाद हो गया है, तो महात्मा गांधी दुखी होकर जो है प्यारे बच्चों इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं 12 मार्च को। कब लेते हैं? 12 मार्च 1922 ईस्वी को प्यारे बच्चों, और सहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण जो है प्यारे बच्चों वापस ले लेते हैं, स्थगित कर देते हैं। कौन? महात्मा गांधी। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 22 फरवरी को 22 पुलिस वालियों को जो है जिंदा जला दिया गया था चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जिसके कारण जो है प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन जो है क्या कर दिया गया, तो असहयोग आंदोलन जो है प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कब किया गया प्यारे बच्चों? तो यहां पर आप लोग एक बार थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, और यहां पर हो गया था 12 मार्च को। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 12 मार्च 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। कब ले लिया गया? 12 मार्च 1922 ईस्वी को। चलिए आगे देखिएगा, आगे चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को क्या किया गया, तो यहां पर है 10 मार्च को जो है 10 मार्च 1922 ईस्वी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने कहा कि ये बंदा जो है ये क्या कर रहा है, तो महात्मा गांधी ये भारतीयों को भड़का रहा है आंदोलन करने के लिए, लोगों को ये अपने तो असहयोग मतलब कि अपने अहिंसा का काम करता है और लोगों से हिंसात्मक कार्यक्रम चलवाता है, जिसके कारण महात्मा गांधी को जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को देखिएगा, तो आपको महात्मा गांधी को जो है 10 मार्च 1922 ईस्वी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने क्या किया था, तो गलत साबित कर दिया था और 6 वर्षों के लिए महात्मा गांधी को जेल की सजा सुना दी गई थी और महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन 5 फरवरी 1924 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है अपने दिमाग के आधार पर खुद जेल से क्या हो गए, वापस हो गए। महात्मा गांधी जब जेल ले जाया गया न्यायाधीश ब्रूमफील्ड के कहने पर जो है 6 वर्ष की सजा हो गई महात्मा गांधी को। और उस समय भारतीयों को संभालने वाला उतना खासकर भारतीयों को भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति को संभालने वाला उतना अच्छा कोई व्यक्ति, उतना अच्छा कोई लीडर, उतना अच्छा कोई नेता नहीं था, जिसके कारण महात्मा गांधी दुखी हो गए कि हमें अगर जेल हो गया काफी लंबे समय के लिए तो भारत फिर बिगड़ जाएगा, भारत का जो है जितना मैंने काम किया था वो सारा का सारा जो है उस पर पानी फेर जाएगा। तो महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1924 ईस्वी को एक बहाना लगाया कि मेरा तबीयत जो है, मेरा स्वास्थ्य जो है ये खराब है, ये ठीक नहीं है प्यारे बच्चों। इसके आधार पर महात्मा गांधी लगातार जो है जेल में भी हड़ताल करते रहते थे और महात्मा गांधी जो है खाना पीना नहीं खाते थे, जिसके कारण अंग्रेज जो है डर गए थे कि बुढ़ाऊ कहीं टपक लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा कि जेल में मार दिया
मेरे एक नेता को अंग्रेजों ने, तो इस प्रकार से अंग्रेजों का काफी विरोध हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने 5 फरवरी 1924 ईस्वी को महात्मा गांधी को अस्वस्थता के कारण जो है इनको जेल से रिहा कर दिया। अब महात्मा गांधी बाहर निकले, एकदम बादाम उदाम किशमिश उशमिश खा के एकदम पूरा बमिलाट होके और फिर से आंदोलन में भाग लेने लगे। लेकिन महात्मा गांधी एक खोल करके मैदान में नहीं आए थे तुरंत ही। तो फिर महात्मा गांधी के चाल को अंग्रेज समझ जाता। इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा कि अब मौका मिलेगा तब चौका मारेंगे, मौका आप बनाएंगे नहीं। तो महात्मा गांधी को लोग लगातार बोल रहे थे कि आप जेल से तो निकल आए हैं, अब फिर से क्या कीजिए, तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कीजिए। महात्मा गांधी ने कहा ऐसा नहीं बुआ, जब लोहा गर्म होगा हम हथौड़ा मार देंगे। अब इंतजार करते हैं अब हम लोग किसका, लोहा गर्म होने का। लोहा गर्म है, अब मार दीजिए। तो लोहा गर्म होने के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 6 साल इंतजार किया और 1930 ईस्वी में अगला आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने। इससे पहले एक फिर से आया था प्यारे बच्चों, क्या आया था, तो महात्मा गांधी को 1924 ईस्वी में क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और 1924 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने पहली बार जो है कांग्रेस के बेलगाम जो है अधिवेशन में क्या किया था प्यारे बच्चों, तो अध्यक्षता की थी किसने, महात्मा गांधी ने। इसके बाद 1927 ईस्वी में न्यायाधीश मतलब कि 1927 ईस्वी में 7 सदस्यों का समूह बनाया गया, 7 सदस्यों का जो है संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। प्यारे बच्चों ये भी क्या कर रहा था, तो भारत में जो हो रहे थे गतिविधि उस पर नजर रखने के लिए इसको बुलाया गया था, है ना, साइमन कमीशन को, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। कौन थे बच्चा, सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। कितने सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य थे। निर्माण कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों। लेकिन ये भारत आया था 1928 ईस्वी में। इस संगठन का निर्माण कब हुआ था, तो इस संगठन का निर्माण जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से 1927 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये भारत कब आया था प्यारे बच्चों, तो 1928 ईस्वी में। कब आया था, 1928 ईस्वी में ये भारत आया था। कौन, साइमन कमीशन। चलिएगा आगे देखिएगा, 1927 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, 1928 ईस्वी में भारत आया। इस संगठन के जो अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन थे। कौन थे बच्चा, सर जॉन साइमन थे, है ना। जब ये भारत आया था साइमन कमीशन, तो पंजाब प्रांत के एक विशाल बड़े नेता थे लाला राजपत राय, और लाला राजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया और उनके साथ कई सारे लोग थे। यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा था और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में, उस समय तो अखंड भारत था, अखंड भारत के लाहौर क्षेत्र में जो है किसने, लाला राजपत राय ने अंग्रेजों का विरोध किया और लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच अंग्रेजों ने लाला राजपत राय को इतना डंटा मारा कि कुछ दिन बाद जो है उनका निधन हो गया। किसका, हमारे लाला राजपत राय जी का। बहुत दुख की बात है। और लाला राजपत राय ने निधन से पहले कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े हुए हर लाठी का हिसाब लिया जाएगा अंग्रेजों से। ये आज हमें मारा है, कल इसे हम मारेंगे। और अंत में इसका लाला राजपत राय जी का जो है निधन जो है 1928 ईस्वी में अंग्रेजों के लाठी के कारण जो है साइमन कमीशन के विरोध में जो है कर दिया गया था। किसका, लाला राजपत राय जी का निधन हो गया था। कब, 1928 ईस्वी में। चलेगा आगे देखिएगा, हम लोग बात करेंगे दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा हुआ था 1930 ईस्वी में। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दिया था। कौन, लॉर्ड इरविन। ये भारत का वायसराय था, किंतु इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण जो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी से, प्यारे बच्चों, कहां से, दांडी की ओर चल दिए थे। साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल दिए थे। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़िए और तब मैं आपको समझाऊंगा। जब न्यायाधीश जब जो है महात्मा गांधी
किससे? तो इरविन से मांग किया 11 सूत्री मांग, तो इसको नहीं पूरा किया गया। तो महात्मा गांधी गुजरात के साबरमती आश्रम से नदी तट स्थित दांडी की ओर चल दिए थे कि अपने 78 सहयोगियों के साथ कब चले थे? तो 22 मार्च 1930 ईस्वी को, 22 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से, गुजरात के साबरमती आश्रम से जो है प्यारे बच्चों, साबरमती, आप ये मान लो कि आपका ये क्या है, ये गुजरात है, यहाँ पर साबरमती आश्रम है, ये नदी का तट है, समुद्र तट है प्यारे बच्चों, जो कि क्या नाम है? दांडी। क्या है? दांडी। यहाँ पर आए थे महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ। चले कब थे? तो 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को चले थे और यहाँ पर पहुंचे थे 6 अप्रैल को। कब बच्चा? यहाँ पर 6 अप्रैल को पहुंचे थे। कब पहुंचे थे प्यारे बच्चों? 6 अप्रैल को। कितने? अपने 78 सहयोगियों के साथ चले थे और लगभग 240 मील, कितना? 240 मील, है ना, 240 मीटर नहीं प्यारे बच्चों, यहां पर बात करेंगे हम लोग मील का। किसका? मील। 240 मील, जो कि हो जाता है करीब आपका 368 के आसपास, बोलो 350 किलोमीटर हम लोग बोल सकते हैं। 350 किलोमीटर जो है महात्मा गांधी ने पैदल यात्रा किया था अपने 78 सहयोगियों के साथ और समुद्र के पानी से यहाँ पर कहां पर? दांडी में नमक बनाया था और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने। प्यारे बच्चों, कितना दिन का समय? 240 मील जो है, अर्थात लगभग 386 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ पूरा किया था और 6 अप्रैल को दांडी यात्रा पूरी हुई थी। और इसके बाद जो महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो दांडी से नमक बना दिया था और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है फिर से मांग किया गया कि अब तो कर दो, क्या? तो अब तो पूरा कर दो 11 सूत्री कार्यक्रम, लेकिन नहीं किया गया, जो कि न्यायोचित कर दिया गया। बोला गया ये सही नहीं है, ना। तो 12 को क्या किया गया? तो 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम से क्या कर दिया? तो आंदोलन कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा में कुछ खास अंतर नहीं है, जो कि आपको मैंने समझाया है। चलिए आगे देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं गांधी इरविन के बीच दिल्ली समझौता। गांधी और महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो है समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। इस समझौता को गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इस समय लंदन में गोलमेज आंदोलन का आरंभ किया गया। मतलब भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसका नाम रखा गया क्या? तो गोलमेज सम्मेलन, है ना। संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने, ब्रिटिश सरकार ने एक संगठन बुलाया था जिसका नाम रखा था गोलमेज सम्मेलन। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर के प्रयास से महात्मा गांधी और अरबिंदो घोष के बीच जो है महात्मा गांधी और यहां पर होगा B.R. अम्बेडकर। क्या होगा बच्चा? B.R. अम्बेडकर के बीच जो है किसके किसके कहने पर? तो तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर के प्रयास से महात्मा गांधी और इनके बीच जो है किसके बीच? तो B.R. अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था, जिसको पूना समझौता कहते हैं। बाद में 1931 ईस्वी में हुए प्यारे बच्चों गोलमेज में महात्मा गांधी भाग भी लेने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी को जो है क्या किया गया? तो महात्मा गांधी की बात नहीं मानी गई, जिसके कारण महात्मा गांधी फिर वहां से लौट आए थे। तो महात्मा गांधी और इसको देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी के बीच जो है महात्मा गांधी और सांप्रदायिक पंचायत। तो जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, तो यहाँ पर सांप्रदायिक पंचायत की बात कही गई थी, जो कि कहीं से सही नहीं था। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच जो है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। इसके तहत अंग्रेजी जो सरकार थी उसका नेतृत्व कर रहा था मैकडोनाल्ड, और मैकडोनाल्ड ने 71 सीट आरक्षण किया था। किसका? तो 71 सीट दिया था दलितों के लिए, जो कि अंबेडकर खुश हो गए थे। और अंत में गांधी जी इस चाल को समझते हुए 147 करके
दलितों का आरक्षण व सुरक्षा दोनों दिया था। और आगे इनको क्या किया था, तो बोला था जिससे महात्मा गांधी भी खुश हो गए थे, और महात्मा गांधी भी खुश हो गए थे, और बी आर अम्बेडकर भी खुश हो गए थे। और महात्मा गांधी हरिजन का अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए हरिजन सेवक संघ का जो महात्मा गांधी ने क्या किया था प्यारे बच्चों, स्थापना कर दिया था। बाद में चल के जब ये सब बात हो गया तो 1942 ईस्वी में प्यारे बच्चों एक मिशन आया था। कौन सा, जिसका नाम था क्रिप्स। क्या था नाम, क्रिप्स मिशन। क्या, क्रिप्स मिशन। क्या नाम था, क्रिप्स मिशन लाया था। ये भारत में हो रहे गतिविधियों पर नजर रखने आया था, लेकिन इसको ये उतना अच्छा भारत में संविधान बनाने आया था, लेकिन ये काम नहीं कर पाया था। 1946 ईस्वी में प्यारे बच्चों आया था। कौन आया था, तो 1946 ईस्वी में आया था आपका कैबिनेट मिशन। कौन सा बच्चा, कैबिनेट मिशन आया था। यह मिशन क्या किया था, तो भारत का 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया था, जो भारत का संविधान बनाने के लिए तैयार था। क्या था, भारतीयों का संविधान बनाने के लिए तैयार था। और 9 जनवरी 1946 ईस्वी को भारत में पहला संविधान सभा बुलाया गया। दूसरा आपका 9 दिसंबर को भारत में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्यारे बच्चों भारत में पहली बार भारतीय संविधान सभा का जो है क्या किया गया, तो बैठक बुलाया गया। दूसरा 11 को और तीसरा जो है 13 को जो है किया गया था प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है भारत में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद जो है 18 दिन के बाद लगभग हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 3 वर्ष बाद जो है भारत का अपना संविधान बनकर तैयार हुआ। और अंतोगत्वा कई प्रयासों से महात्मा गांधी के नेतृत्व में लगातार 1947 में अपना भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है अपना भारत स्वतंत्र हो गया। और इससे पहले एक दिन पहले जो है देश का प्यारे बच्चों विभाजन हो गया, मतलब बंटवारा हो गया। एक तरफ अपना भारत हो गया तो दूसरा तरफ पाकिस्तान अपने बच्चा जी का जन्म हो गया, मतलब पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ये स्वतंत्र हुआ था 14 अगस्त 1947 को। अपना भारत हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। किससे, अंग्रेजों की चंगुल से आजाद हुआ था, है ना। तो इतना ये आपका रहा गांधी युग। ये सभी जो घटना घटित हुई थी ये गांधी युग की घटना थी। क्यों गांधी युग कहते हैं प्यारे बच्चों, कि इस सभी बातों में जो है महात्मा गांधी का योगदान ज्यादा रहा। और अंतोगत्वा जो है प्यारे बच्चों 30 जनवरी को जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे नामक एक नवयुवक क्या कर देता है, तो गोली मार देता है। और इस समय महात्मा गांधी की एज जो है 79 साल 200 कुछ दिन हो रही थी। जो कि इतना उम्र दराज व्यक्ति को गोली मार देता है नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग नाथूराम को भगवान मानते हैं। तो इसी के साथ महात्मा गांधी जी का जीवनी समाप्त हो जाता है। और 30 जनवरी को प्रति साल शहीद दिवस प्यारे बच्चों मनाया जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए, आपको दैनिक जीवन में भी बहुत कुछ सिखा करके गया होगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला होगा। आपके लिए क्लास 10th बोर्ड एग्जाम हो या फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट थे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।